वक्त की बड़ी खबर मास्टर स्ट्रोक पे आपको दे देना चाहती हूं। ये बड़ी खबर बृजभूषण से जुड़ी हुई है। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत इसी बड़ी खबर से। बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच जो विवाद है उसमें एक नया पेच फंसा है। नाबालिग पहलवान के पिता ने बड़ा बयान दे दिया है। बृजभूषण के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। यह भी कहा कि शिकायत बदले की भावना के तहत दर्ज कराई गई थी। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अब यह पूरा का पूरा मसला एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले जब खबरें आई थी तो आप याद कीजिए, तीनों ही पहलवानों की तरफ से इस खबर को झूठा करार दिया गया था। पिता से भी लोगों ने संपर्क साधने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि कोई तब्दीली नहीं हुई। और अब ये बड़ी खबर आ रही है। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मनोज, कल तक ये कहा जा रहा था कि नहीं, जो चीज थी वो वैसी की वैसी है। एक जरूर बदलाव हुआ था। एक तो था बाद में दुर्भावना शब्द जोड़ा गया। उससे पहले कहा गया था कि लड़की के साथ कुछ गड़बड़ी की गई है, यौन शोषण का आरोप था। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि बदले की भावना के तहत यह केस दर्ज करवाया गया था। जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, जिस तरीके से अब नाबालिग लड़की के पिता का बयान सामने आया है, जो उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिया है, और कहीं ना कहीं ये बयान सामने आने से केस पूरा का पूरा कमज़ोर होता हुआ अब नज़र आ रहा है। 1 जून को ही नाबालिग लड़की पुलिस के साथ दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची थी और वहां पर अपने दोबारा से बयान दर्ज करवाए थे। और ये खबर भी एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों तक पहुँचाई थी कि दोबारा से बयान दर्ज करवाए गए। और कहीं ना कहीं दबाव के चलते, जैसा कि पहले भी हम सूत्रों के मुताबिक बता रहे थे कि दबाव के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब इसको समझना होगा कि जिस तरीके से एक झूठी एफआईआर, यानी कि एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, अब जो नाबालिग लड़की के पिता हैं वो कहीं ना कहीं लीगल पेच में फंस सकते हैं। उनके ऊपर भी कोई ना कोई लीगल एक्शन हो सकता है। जो सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो लीगल एक्शन पुलिस ले सकती है। लेकिन सबसे पहले पुलिस का यह काम होगा कि अदालत के अंदर अपनी रिपोर्ट को फाइल करे। और जैसा कि एबीपी न्यूज़ पहले अपने दर्शकों को बता चुका है कि जल्द से जल्द पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही मुझे बता दीजिए, क्या आपके पिता से कोई बातचीत हो पाई है और क्या पुलिस ने इसको कंफर्म कर दिया है? क्योंकि ये पिता ने किसी मीडिया एजेंसी को बात कही है, इतना तक तो सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के आला अधिकारी अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इस पर अभी तक हम कुछ आगे नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बातें पहले भी सामने आ रही थी, नाबालिग लड़की ने अपने बयान दोबारा से दर्ज करवाए थे अदालत के अंदर, और अब जिस तरीके से पिता ने साफ तौर पर एक एजेंसी को ये कह दिया है कि उन्होंने खुद एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी, यानी कि अब ये केस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। 208 लोगों के बयान अभी तक दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले के अंदर दर्ज कर चुकी है और अभी तक जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, कोई भी पुख्ता सबूत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। लेकिन मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले की रिपोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की जा सके। जी, तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस नाबालिग बच्ची के पिता ने केस दर्ज करवाया था, उन्होंने एक मीडिया एजेंसी को, एक समाचार एजेंसी को बाकायदा ये बताया है कि बदले के भावना के तहत ये जो केस है वो बृजभूषण के खिलाफ दर्ज करवाया गया था। और इससे पहले याद कीजिए, आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का अहम बयान सामने आया कि पहलवानों से उनकी बात हुई थी, पहलवानों ने उनके सामने कुछ सुझाव रखे थे। आज अनुराग ठाकुर ने कहा कि बृजभूषण वाले केस में 15 जून से पहले चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। ये एक और बड़ी खबर है, 15 जून से पहले ही, क्योंकि देखिए 15 जून तक सारे आंदोलन जो पहलवानों की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से हो रहे थे, वो दोनों ही ग्रुप या पार्टियों के बीच में बात होने के बाद, यानी एक जो खिलाड़ी है वो और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इन दोनों के बीच बातचीत के बाद आंदोलन को 15 जून तक के लिए रोक लिया था। और अब कहा जा रहा है कि इससे पहले ही चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। 15 जून तक चार्जशीट दायर, यानी कि जांच पूरी करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे। और अब मास्टर स्ट्रोक में दूसरी पॉलिटिकल खबरें आपके सामने रखना चाहती हूं। क्या पीएम मोदी के खिलाफ नीतीश की मुहिम रंग लाती हुई दिख रही है?
नीतीश ने ग्रैंड अलायंस के लिए पटना में जो मंच सजाया है, क्या 23 जून को वहां से कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा? इसके बाद में हम बात करेंगे, बाद में इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जिक्र आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर में छपे एक आर्टिकल का, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस के नेता बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस ने यह स्वीकारा कि मोदी जी के नेतृत्व को कर्नाटक के लोगों ने संपूर्ण तौर से नकार दिया। इस बात की अभिव्यक्ति अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संस्थान अपने खुद के जो उनकी पत्रिकाएं हैं उसमें कर रहे हैं, तो इट्स एन इंडाइटमेंट। ये अब वो लोग जो मोदी जी का महिमा मंडन करने में व्यस्त रहते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए सीख है और वो लेंगे। कांग्रेस के बयानों में तल्खी इसलिए है, नेताओं के बयान की टोन एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है। ये संपादकीय कर्नाटक चुनाव के असेसमेंट के तौर पर सामने आया है। संघ के मुखपत्र में 2024 और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को नसीहत दी गई है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद ऑर्गेनाइजर में लिखा गया, बीजेपी को आत्ममंथन की जरूरत है। संघ के माउथपीस में लिखा गया कि आइडियोलॉजी और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के लिए सकारात्मक पहलू हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को, लोकल इश्यूज को कांग्रेस ने नहीं छोड़ा, यही उनकी जीत की वजह है। 23 मई के इस आर्टिकल में एक और बात लिखी गई। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व की विचारधारा चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं। आगे ये भी लिखा कि बिना मजबूत आधार और क्षेत्रीय लीडरशिप के चुनाव जीतना आसान नहीं। आर्टिकल में यह भी कहा गया कि मोदी के सत्ता में आने के बाद ये पहली बार हुआ जब कर्नाटक चुनाव में बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में थी। अब आरएसएस के माउथपीस के इसी आर्टिकल को, इसी लेख को कांग्रेस हथियार बनाकर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर चीज पर विचार करता रहता है, सोचता रहता है। अब उसको लग रहा है कि ये मोदी जी चलने वाले सिक्के नहीं, ये तो खोटे सिक्के साबित हो रहे हैं। तो वो इनको नसीहत देते हुए कह रहा है कि आत्मचिंतन करो, क्यों ऐसा हुआ। तो ये एक आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों की घंटी है। कांग्रेस हमलावर है, लेकिन बीजेपी भी लगातार स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। पार्टी चीफ जेपी नड्डा टिफिन पर चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के अलावा पार्टी का राजस्थान पर भी फोकस है। अमित शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद बुधवार को वसुंधरा राजे ने दिल्ली में संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात की थी। इस सब के बीच संकेत ये भी है कि चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल कर सकती है। इन बैठकों में लगातार भाजपा के संगठन को रिवैम्प करने की, मजबूत करने की कवायद हो रही है, बातचीत हो रही है। अब देखना यह होगा कि संघ की सलाह भाजपा कितना मानती है, कितना अमल में लाती है। लेकिन इतना तय है कि पिछले काफ़ी दिनों में संघ ने जो सलाह दी है उसे भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही गंभीरता से ले रही है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। लेकिन एक दिलचस्प बात आपने देखी, वो कांग्रेस जो आरएसएस और मोदी दोनों को वक्त वक्त पर गाली देती है, विपक्ष में खड़े होकर हल्ला बोलती है, वो ही कांग्रेस आज आरएसएस की बात को सही मान रही है, जबकि वो हमेशा कहती है कि आरएसएस कभी कुछ ठीक कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजर वाला जो आर्टिकल है उसे सही लग रहा है। वैसे सियासत के शोले कोल्हापुर वाले मसले पर भी भड़क रहे हैं। औरंगजेब पर हुए बवाल के बाद कोल्हापुर में माहौल अब तो काबू में है, लेकिन इस पर राजनीति बेकाबू है। महाअघाड़ी को बवाल के पीछे ध्रुवीकरण की सियासी साजिश दिख रही है। बीजेपी उन्हें आईना दिखा रही है और ये जो वार पलटवार हो रहा है, इसकी एक झलक अब इस रिपोर्ट में। शिवाजी की धरती पर औरंगजेब का नाम लेकर माहौल किसने बिगाड़ा? कोल्हापुर को सुलगाने का संपूर्ण सच क्या है? पुलिस इसकी जांच तेजी से कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, मगर इतना जरूर है कि गुरुवार को कोल्हापुर में नफरत के जो शोले सुलग रहे थे वो अब शांत है। तनाव के बीच हालात काबू में है, लेकिन अब सियासी तापमान उबाल मारने लगा है। राजनीति के तरकश से बयानों का पहला तीर संजय राउत ने छोड़ा। उद्धव गुट के नेता ने कह दिया कि जिन लोगों को बजरंग बली का सहारा नहीं मिला, वो लोग अब औरंगजेब के सहारे महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। औरंगजेब को यहाँ दफनाए हुए 400 साल हो गए। 400 साल के बाद भी आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब लगता है, इसलिए कि आपको कर्नाटक में बजरंग बली ने कोई मदद नहीं की, इसलिए आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए, अफजल खान चाहिए, बहादुर शाह जफर चाहिए, टीपू सुल्तान चाहिए। इस
प्रकार की राजनीति आप करने जा रहे हैं। संजय राउत का हमला सीधा बीजेपी और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर था। इससे पहले कि बीजेपी का काउंटर रिएक्शन सामने आता, बारामती से शरद पवार ने कोल्हापुर वाले इशू पर राज्य सरकार को घेरा। संजय राउत ने इल्जाम लगाया था कि कोल्हापुर में बाहर के लोगों ने हिंसा की। इसी बात को शरद पवार ने सपोर्ट किया। कोल्हापुर में जो कुछ भी हुआ वो महाराष्ट्र की लौकिकता को शोभा नहीं देता। राज्य की जनता और खासकर जहां ये घटना हुई वहां के लोगों की कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति नहीं है। कोई जानबूझकर इस तरह का विवाद खड़ा कर रहा है, ये मेरा आरोप। सियासी दलों के तेवर तल्ख हैं, क्योंकि उनका इल्जाम है कि इस तरह के हिंसा वाली टेम्पलेट पर वोटों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है और ये एक पैटर्न सा बन गया है। महाराष्ट्र में पिछले 4 महीने में इस तरह की 8 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कोल्हापुर, संभाजीनगर, जलगांव, अकोला, अहमदनगर, मुंबई और त्र्यंबकेश्वर में अलग अलग मुद्दों पर 2 गुट आमने सामने आ गए थे। मामला चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव का हो या फिर कहीं मंदिर में दूसरे धर्म के लोगों के जबरन घुसने की बात हो, हर तरफ एक जैसा पैटर्न नजर आया। इसी तरह संभाजी महाराज की जयंती पर निकले जुलूस पर पथराव हुआ। हालांकि जहां तक कोल्हापुर का सवाल है तो पुलिस का कहना है कि अभी सिचुएशन नॉर्मल है। एसआरपीएफ की 4 कंपनी, 1000 पुलिस कांस्टेबल और 150 अधिकारी हिंसा वाली जगहों पर मौजूद हैं। After yesterday's incidents, we have registered 3 offences against the miscreants, out of which 36 have been arrested. Situation is peaceful since yesterday's afternoon only. Now the market is opening up slowly. We got 2 additional SRPF reserve police companies. We are deploying them also. We have received 1,500 home guards also. They have been deployed in the district. अब इन सारी बातों के बीच बीजेपी का काउंटर अटैक सामने आया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने राउत और पवार की बातों का जवाब दिया और कांग्रेस को भी पुरानी घटनाओं की याद दिला दी। आज ये औरंगजेब के समर्थकों को आशा का किरण कौन है? कौन है आशा का किरण? संजय राउत। देखो, देश में कई बार इसके पहले भी कांग्रेस के राज में दंगे हुए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जान नहीं बचा पाए, स्वर्गीय राजीव गांधी की जान नहीं बचा पाए, क्योंकि इंटेलिजेंस खत्म हो गया था। कैसे प्रश्न नहीं है? क्यों नहीं था? फिर इंटेलिजेंस पूरी तरह से नेस्तनाबूद हुआ था। और अब उस देश की बात करनी है जो खालिस्तानियों के समर्थन में ऐसे खड़ा हुआ है कि वो हिंदुस्तान से रिश्ते खराब करने की एकदम वर्ज पर पहुंच चुका है, इनफैक्ट हो चुके हैं। खालिस्तान समर्थकों ने झांकी निकाली, झांकी की दिवंगत, उस झांकी में आपको दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आपत्तिजनक तरीके से एक मूर्ति थी, बिल्कुल खून में लथपथ, और भारत ने इसी टैब्लू पर कनाडा को लताड़ लगाई है। साफ साफ कहा है कि भारत ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद कनाडा तो बैकफुट पर आना ही था, लेकिन कांग्रेस पॉलिटिक्स के फ्रंट फुट पर पहुंच गई। रिपोर्ट देखिए। 6 जून दिन मंगलवार, दिल्ली से करीब 10,570 किलोमीटर दूर कनाडा के ब्रैम्पटन से जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। विवाद की वजह देश की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की विवादित झांकी बनी। हुआ यूं कि 6 जून को कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने परेड निकाली। 5 किलोमीटर लंबी यह परेड ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी से पहले निकाली गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इंदिरा गांधी को खून से सनी सफेद साड़ी पहने दिखाया गया। झांकी में उनके हाथ ऊपर हैं और दूसरी तरफ एक शख्स उनकी तरफ बंदूक ताने खड़ा है। झांकी में दिखाए गए इस सीन के पीछे पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है बदला। मामले ने तूल पकड़ा तो भारत सरकार एक्शन में। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की झांकी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को जमकर लताड़ लगाई। I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence, and I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. इससे पहले कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कनाडा में इंदिरा गांधी की विवादित झांकी को मुद्दा बनाकर ट्वीट किया था और एकजुट होकर कनाडा के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की मांग की थी। देवड़ा ने लिखा, एक भारतीय होने के नाते मैं कनाडा के ब्रैम्पटन में निकाले गए 5 किलोमीटर लंबी परेड में इंदिरा गांधी की हत्या को दिखाए जाने से स्तब्ध हूँ। यहाँ बात किसी का पक्ष लेने या ना लेने की नहीं है, बल्कि ये एक देश के इतिहास के प्रति सम्मान और उसके प्रधानमंत्री की हत्या के कारण उसे मिले जख्म की, इस कट्टरपंथ की सार्वभौमिक तौर पर निंदा होनी चाहिए और हमें एकजुट होकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत ने कनाडा और कट्टरपंथियों को आईना दिखाया तो हरकत में कनाडा भी आया। कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैक ने विवादित झांकी निकाले जाने के मसले की कड़ी निंदा की। कैमरन ने ट्वीट किया,
मैं कनाडा में एक कार्यक्रम को लेकर आ रही रिपोर्ट से स्तब्ध हूँ, जिसमें भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दिखाया गया। नफरत या हिंसा के महिमा मंडन के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से इस तरह की गतिविधियों की निंदा करता हूँ। लेकिन मुद्दा यहीं खत्म नहीं हुआ। विवादित झांकी पर पॉलिटिक्स का पॉलिश चढ़ा तो कांग्रेस मोदी सरकार पर अग्रेसिव हो गई। देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लेकर भारत विरोधी ताकतों द्वारा कनाडा जैसे देश के अंदर अगर मैं ये कहूं कि एक नंगा तांडव किया जाता है तो गलत नहीं होगा, और भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि वो टेलीफोन उठाएं और कनाडा के अपने काउंटर पार्ट से बात करें और प्रोटेस्ट दर्ज करें। विदेश मंत्रालय को कनाडा के जो एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान में, उनको बुलाकर अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए। देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की विवादित झांकी पर भले ही सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भारत में इस मामले को लेकर सब एक पेज पर है। यही वजह है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने जो कुछ किया उस पर हिंदुस्तान ने कनाडा को क्लियर मैसेज दे दिया, साफ कर दिया कि हिंदुस्तान अपने पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इंदिरा के मसले पर भारत ने कनाडा को काउंटर किया। उधर देश के सीनियर मंत्रियों ने राहुल गांधी के इल्जामों पर जवाब दिया। राहुल पर विदेशी जमीन से देश को अपमानित करने का आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आ चुका है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेता राहुल की पॉपुलैरिटी से परेशान हो गए। लव यू। अमेरिका में राहुल गांधी जितने प्रोग्राम में गए, जितना इंटरैक्शन किया, हर बार उनके निशाने पर मोदी सरकार रही। कभी कहा कि देश में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, तो कभी कह दिया कि मोदी सरकार नफरत की सियासत करती है। लेकिन राहुल गांधी के बयानों को काउंटर करने के लिए अब मोदी सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। विदेश मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं। दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मीडिया के सामने आई। राहुल के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे। ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है। ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है। ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं। ये कैसी मोहब्बत है जो देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े हों ऐसे बोल बोलते हैं। ये कैसी मोहब्बत है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर सवाल संजीव बालियान ने भी उठाए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी देश की छवि खराब कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भयभीत तो राहुल गांधी है, जो देश में नहीं बोलता विदेश में बोलता है। सबसे बड़ी समस्या तो उसे ही है। जिस व्यक्ति को इतनी उम्र में ये भी समझना हो कि घर की बात घर में कर ले, बाहर मत करे, क्या टिप्पणी करें उसके ऊपर। आप खुद सोचिए, क्या वो ऐसी बातें करके जो विदेश में कर रहे हैं बात, देश की छवि बढ़ा रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। इस देश में सब आनंद में है। सवाल है कि अचानक राहुल गांधी को लेकर बीजेपी इतना अग्रेसिव क्यों है? क्या 24 के चुनाव के लिए राहुल की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है? क्या मोदी के खिलाफ मेन चैलेंजर के तौर पर विपक्षी दलों का फोकस अब राहुल गांधी पर है? कांग्रेस फिलहाल मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों के चेहरे पर बोलने से बच रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इतना जरूर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसीलिए बीजेपी में घबराहट है। उन्हें एक बात जो है वो गलतफहमी सरकार को भी दूर कर लेना चाहिए। सरकार के खिलाफ बोलना या सरकार के बारे में कोई टिप्पणी करना या वो देश के खिलाफ बात नहीं होती। राहुल गांधी को जो मकबूलियत मुल्क के बाहर हासिल हो रही है, मोदी जी चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ अब तक मुल्क के बाहर किया है उसमें कोई हिस्सेदार ना बन जाए। उससे शायद वो डरते हैं और इसी तरह से ये सब बातें कहते हैं। और अब आपको मुंबई ले चलते हैं। एक खौफनाक मर्डर केस की दास्तान बताते हैं। आपको श्रद्धा का मर्डर तो याद ही होगा, किस तरीके से टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए गए थे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मुंबई में हुआ है।
पूरे देश में चर्चा जोर पकड़ रही है। एक बार फिर से श्रद्धा मर्डर जैसा मामला सामने आ गया है। 56 साल के शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप इसके ऊपर लगा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है ना, हत्या के बाद शव के साथ जो कुछ किया इस शख्स ने, जिस तरीके की बर्बरता की है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वारदात श्रद्धा मर्डर केस से भी ज्यादा खौफनाक और डिस्टर्बिंग है। पहले इश्क किया, फिर सुपारी उठाई और महबूबा के जिस्म पर आरी चलाई। नर पिशाच ने हैवानी अनुष्ठान किया और अपने ही बेडरूम को शमशान बना दिया। पहले पेड़ काटने वाली आरी से अपनी ही मोहब्बत की लाश के टुकड़े किए, फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों को कुकर में डालकर उबालता रहा और 9 साल पुराने इश्क को मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर किस्तों में छुटकारा पाता रहा। तारीख 7 जून 2023, जगह मीरा रोड, वक्त शाम करीब 7 बजे। यही वो वक्त था जब पुलिस मुंबई में मीरा रोड के गीता नगर फेज 7 की गीता आकाशदीप बिल्डिंग पहुंची। दरअसल पुलिस को बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 704 से बदबू आने की खबर मिली थी। इस फ्लैट में मनोज सानी उम्र 56 साल, सरस्वती वैद्य उम्र 32 साल की रिहाइश थी। दोनों यहां 3 साल से लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। लेकिन जिस वक्त पुलिस पहुंची, सोसाइटी के जे विंग में बने फ्लैट नंबर 704 के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो मंजर ऐसा था कि बड़े से बड़ा जिगर वाला भी दहल जाए। एक बेड पर खून से सनी पेड़ काटने वाली आरी थी। किचन के फर्श पर सिर के कटे बाल पड़े थे। गैस चूल्हे पर कुकर में इंसानी जिस्म के टुकड़े पड़े थे। किचन के सिंक में अध जली हड्डियां पड़ी थी। शरीर के कुछ टुकड़े बाल्टी में पड़े थे। पुलिस के मुताबिक ये मनोज सानी की लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की लाश के टुकड़े थे। लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसमें उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। और लाश के टुकड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस गिन भी नहीं सकी। जांच के लिए सीधा लैब भेज दिया गया। इसी के साथ हैवानियत की ये कहानी भी टुकड़ों टुकड़ों में खुलने लगी। पता चला कि मनोज सानी अपने लिव इन पार्टनर के मर्डर के बाद उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। उन्हें कुकर में उबालकर मिक्सर ग्राइंडर में पीसता था और ठिकाने लगाता जा रहा था। फ्लैट नंबर 704 ये वही फ्लैट है जिसमें मनोज साने और सरस्वती वैद्य रहते थे। मनोज साने और सरस्वती पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इसी फ्लैट में कल ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। मनोज साने ने बेरहमी से सरस्वती की हत्या की और उसका शव ठिकाने लगाने के लिए उसे कटर से कई बार काटा। और साथ में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रेशर कुकर में मनोज साने ने इसी घर में उस शव के जो टुकड़े हैं उसे बॉईल किया और फिर उसे पीसा और फिर उसे बाहर फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। ये वही घर है। फिलहाल आप कहते हैं इश्क और कत्ल कभी छिपते नहीं हैं। मनोज साने के इश्क का हाल हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कत्ल का राज खुला कैसे। आकाशदीप करके सोसाइटी है, वहाँ पे 7वें फ्लोर 7वें मंजिल से एक फ्लैट है। वहाँ से बदबू आने का इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा। वहाँ से बदबू आने की जो इंफॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। दरअसल मनोज साने जिस फ्लैट में रहता था उसके आसपास रहने वाले लोग स्मेल से परेशान थे। इन्हीं में से एक फ्लैट में रहने वाले लड़के ने सोसाइटी मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की, लेकिन उससे पहले वो अपनी शिकायत लेकर खुद मनोज साने से मिला था। मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ है, शायद आपके घर में स्मेल आ रही है। मेरे घर में स्मेल आ रही है, सब रहते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एक बार देख ले तुमने घर में शायद कोई खिड़की पे कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, टेरिस से गिर के कुछ भी। तो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं बोला, मेरे को अर्जेंटली जाना है बाहर।
तो मैंने बोला एक 5 मिनट देख लेते उसमें क्या है, फिर आप चले जाना। बोले नहीं अर्जेंट जाना, मैं 10:30 बजे आता हूँ, फिर अपने देखते क्या कर सकते हैं। ठीक है जाओ। फिर मैंने बिल्डिंग में बोल दिया सेक्रेटरी चेयरमैन को कि ऐसा इशू है, क्योंकि स्प्रे जो मारा था ना, स्प्रे के बाद खोला भी नहीं और डायरेक्ट को बाहर, और जब वो नीचे उतरे थे तो उनकी बॉडी में से वैसी स्मेल आ रही थी। पुलिस का दावा है कि मनोज साने ने सरस्वती का मर्डर रविवार यानी 4 जून की सुबह किया और मामले का खुलासा 7 जून यानी 3 दिन बाद हुआ। मनोज साने के घर में फ्रिज नहीं था, जाहिर है लाश सड़ रही थी और उससे उठती हुई स्मेल को दबाने के लिए वो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर रहा था। यही रूम फ्रेशनर उसे शक के कटघरे में खड़ा कर रहा था। बहरहाल शाम को वो जिस वक्त अपने फ्लैट पर लौटा, पुलिस उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। वो बोला था कि मैं शाम को आऊंगा, उसको लगा होगा कुछ नहीं है, क्यों आया अंदर। जैसे लिफ्ट खोला तो पुलिस वाले ऑलरेडी थे ही अंदर, सब इंक्वायरी चली रही थी। तो ब्रोकर भी था, तो ब्रोकर बोला इन्हीं के तो घर है। अच्छा। तो उसको पकड़ के पुलिस अंदर ले गई। कितने बजे की बात होगी ये तो मैं भी नहीं था, एक्चुअल आपको बता तो नहीं सका, तो भी 6, 6:30, 7 बजे की बात होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्टर सूरज ओझा ने मनोज साने के उस पड़ोसी से भी बात की जो पुलिस वालों के साथ मनोज के फ्लैट के भीतर गया था। उसने मौका वारदात की जो तस्वीर बताई वो दहलाने वाली थी। अंदर गए तो बड़ी वाली मशीन थी जिससे पेड़ वगैरह काटे जाते हैं। अच्छा। हाँ। फिर अंदर हॉल में जो है वो वही काली पॉलीथीन बेडरूम में और किचन में था वो जो है कटा हुआ। क्या कुछ देखा आपने? हड्डी वगैरह वही देखे कटे हुए, मुंडी, पैर, हाथ वगैरह। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब। अच्छा। 56 साल का मनोज साने और 32 साल के सरस्वती इस फ्लैट में करीब 3 साल से रह रहे थे और दोनों ही सोसाइटी के बाकी लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। मैं 5, 5:30 बजे निकलता हूँ, तो एक बार मैंने उनको देखा, वो कुत्तों को बिस्कुट खिला रहे थे। तो मैं, कोई भी ऐसा होता है जो कुत्तों को बिस्कुट वगैरह खिलाता है, फ्रेंडली होकर उनसे, मेरे को इंटरेस्ट है डॉग्स में, तो मैंने बात करने की कोशिश की, फील किया मैंने कि चलो बात करते हैं कौन लोग हैं। लेकिन उनके एज डिफरेंस मुझे दिखा था, वो मुझे फील हुआ कि इनका रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब से कपल हैं। तो मैं बातचीत करते करते रुक गया, फिर मैं निकल गया। और अभी सुबह घूमने निकलते थे, कुत्तों को बिस्कुट खिलाते थे, वॉक के लिए निकलते थे। फिर उसके बाद बस लोगों को यही याद है। रूटीन कब से उनका बंद हो गया? 2-3 दिन से नहीं दिख रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे बदबू आने लगी थी। तो ये बिल्डर का फ्लैट है जिसमें वो रहते हैं, तो उन्होंने किसी एजेंट को फ़ोन किया। उसके बाद वो एजेंट आया और फिर पुलिस साथ में थी और उसको देखते ही वो भागा, जो था मर्डरर वो भागा। बस इतना मुझे पता चला है। बताया जाता है कि सरस्वती अनाथ थी। 2014 में उसकी मुलाकात बोरीवली की एक राशन की दुकान में काम करने वाले मनोज साने से हुई। दोनों की पहचान बढ़ी और वो लिव इन में रहने लगे। सवाल ये है कि मोहब्बत के 9 साल पुराने सफर में कत्ल का मोड़ क्यों आया? ये इसके पीछे ये क्यों हुआ, इसका कारण अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि जो नया नगर पुलिस थाने हैं उन्होंने जांच शुरू कर दी है और उन्होंने गिरफ्तार कर दिया है मनोज साने को। धारा 301 और धारा 302 और 201 इसके तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पूरी जो जानकारी सामने नहीं आई कि ये क्यों हुआ। इस खौफनाक मर्डर के पीछे की थ्योरी फ्लोट करने की कोशिश खुद कत्ल के आरोपी मनोज साने ने की है। सोर्सेस के मुताबिक उसने पुलिस को बताया उसे सरस्वती वैद के किसी और से अफेयर का शक था। इसी बात पर 3-4 दिनों से दोनों में मारपीट होने लगी थी और सरस्वती ने 3 दिन पहले जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आरोपी यानी कि मनोज साने अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। उन्हें शक था, मनोज को शक था कि सरस्वती का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जिसके बाद इस झगड़े में, कुछ दिनों से चल रहे मारपीट में सरस्वती ने आत्महत्या कर ली, जहर पी लिया। लेकिन इस आत्महत्या का ब्लेम जो है मनोज पर ना आए, इसलिए मनोज ने शव को ठिकाने लगाने का इरादा किया, शव को ठिकाने लगाकर निर्णय लिया। लेकिन मनोज की इस दलील में दम नहीं दिखता, क्योंकि अपनी मोहब्बत पर आरी चलाने, उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर ठिकाने लगाने के लिए किसी आशिक या इंसान का नहीं, नर पिशाच का काट कलेजा चाहिए।